Hello students, yesterday we have studied about the introduction of chapter number 5 and the name of the chapter is magnetism and matter. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी बॉडीज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं और दूसरी चीज़ ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी की थी. That what is a magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment basically tells the strength of magnetic field produced by a body, and we had calculated magnetic dipole moment due to circular ring as well as magnetic dipole moment due to revolving electron, and finally we derived the relation between dipole moment and angular momentum. Now today we will study about bar magnet. ठीक है, तो एक बार मैग्नेट सबसे पहले तो वो दिखती कैसी है, उसके बारे में हमें क्या क्या स्टडी करनी है. और जैसा मैंने कल बताया था कि इस चैप्टर में से और इस चैप्टर के इस सेगमेंट में से बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है. अप्रॉक्सीमेटली 3 डेरिवेशंस हटा दिए गए हैं कंप्लीट. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट. देखिए, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप में होती है, कुछ इस तरह की रेक्टेंगुलर 3D शेप में बार मैग्नेट होती है. कुछ ऐसी. ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती है. ठीक है, तो इस बार मैग्नेट के बारे में हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी है और उसके बाद हम एक डेरिवेशन इसके इस टॉपिक में करेंगे. तो सबसे पहले तो वो चीज़ें क्या हैं, देखिए. फर्स्ट पॉइंट, why it reduces magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस क्यों करती है. सेकेंड, what is pole strength, and third point is what is magnetic dipole moment of bar magnet. कल भी हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, बट दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज फॉर सर्कुलर कंडक्टर और एनी शेप ऑफ कंडक्टर. नाउ वी विल स्टडी द डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई bar magnet produces magnetic field. देखिए, ऐसा क्या खास होता है बार मैग्नेट में कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है, ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हमेशा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एटम से फ्री हो जाते हैं तो फ्री होने के बाद वो कंडक्टर में धाएं 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 कहीं भी मूव करने लग जाते हैं. उनके मोशन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, कोई यहाँ मूव करता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लग जाते हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी वजह से इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है. और जब इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करते, और जब ये कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करते तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं करते. क्या समझ में आ गई बात. अगर बात करें वही बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बार मैग्नेट किसका कॉम्पोजिशन है, बार मैग्नेट कॉम्पोजिशन है Fe2O3 का.
तो बार मैग्नेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मोशन है वो बड़ा ही सभ्य किस्म का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन नहीं करते, रैंडम मोशन की बजाय इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और वो फिक्स डायरेक्शन भी कैसा है, वो एक हेलिकल मोशन करते हैं। जो बार मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा हेलिकल मोशन करते रहते हैं। और जैसे ही मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ हेलिकल, तो आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड स्ट्राइक होता है कि हेलिकल शेप तो सोलेनोइड की हुआ करती है। और जब भी सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो होना शुरू करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बार मैग्नेट वैसा ही काम करती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और जब हेलिकल शेप में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे की तरफ इस तरह से इसके अंदर से होके फ्लो होने लग जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। तो क्या आपको समझ में आ गई बात कि ये बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनोइड की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हेलिकल मोशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो फटाफट हम ये इसका रीजन लिख लेते हैं। देखिए रीजन क्या है, इन बार मैग्नेट इलेक्ट्रॉन मूव्स in helical pattern due to which नहीं, as like in a solenoid, and hence produces magnetic field। क्या समझ में आ गई बात कि बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्ट्रेंथ। मतलब कि ये जो है ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। अब इन पोल्स की स्ट्रेंथ क्या है। बेसिकली जब भी मैं बात कर रहा हूं पोल स्ट्रेंथ की तो मैं बात कर रहा हूं कि इन पोल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज आउट हो रही है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही हैं पोल में। तो पोल स्ट्रेंथ इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्जिंग आउट ऑफ पोल और एंटरिंग द पोल। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। सो पोल स्ट्रेंथ, it determines the magnetic field intensity through the poles। Now ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये शो की जाती है क्यू एम से, और एम जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, लोअर सबस्क्रिप्ट में एम है। अब अगर क्यू एम की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको किसी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वो पोल स्ट्रेंथ कितनी आएगी। देखिए बेसिकली पोल स्ट्रेंथ क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, करंट की वजह से। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इसके एरिया से, जितना करंट फ्लो होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और दूसरा जितना बड़ा एरिया होगा पोल का उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो पोल स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करने वाली है, आई पे और ए पे। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ की बात कर ली कि पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी बाहर निकलेगी। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो कंप्लीट बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में निकाला था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपने निकाली थी, दैट वाज 2 टाइम्स ऑफ Q into L। सिमिलरली यहां हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से शो करते हैं, एंड M इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QM। ये QM क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ, ये Q है चार्ज इनटू L।
दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट जो आपने सर्कुलर विंग के लिए निकाला था, दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए आगे, वी विल स्टार्ट बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, ये तो हमने देख लिया। अब उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। फिजिक्स में कोई भी चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ ना हो तब तक वो फिजिक्स में है ही नहीं। ठीक है, अब उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया। सोलेनॉइड को हमने मिड से डिवाइड कर दिया। ये मिड से, यहाँ पे लेंथ हो गई क्या L, और यहाँ लेंथ हो गई क्या L, मतलब कंप्लीट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 2L। ठीक है, चलिए अब यहां कोई पॉइंट है, मतलब इस वाले सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस की ये है, एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस आपको दिया है सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेंटर से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। नाउ हमें इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पे। अब अगर सोलेनॉइड की वजह से आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए अगर मैं इस वाले टर्न पे ध्यान दूं, तो ये वाला जो टर्न है, इससे जब करंट फ्लो करवाएंगे हम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या इक्वल होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले टर्न ने प्रोड्यूस की है, या जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले टर्न ने प्रोड्यूस की है, या जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले टर्न ने प्रोड्यूस की है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टर्न्स ने प्रोड्यूस की हैं, वो अलग अलग होंगी, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एवरी टर्न इज गेटिंग चेंज। इफ द डिस्टेंस इज चेंजिंग, देन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑब्वियसली चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, फिर इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इस सेंटर से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक हमने सेगमेंट ले लिया, उस सेगमेंट का नाम हो गया क्या, यहां मैंने काफी बड़ा बना दिया, ये सेगमेंट हो गया। दिस सेगमेंट इज नोन एज what, dx, and we consider that a number of circular terms are there in dx element। यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काफी सारे नंबर, क्योंकि कॉइल तो पास वाइंडेड होंगी, तो काफी सारे सर्कुलर टर्न्स इस dx एलिमेंट में होंगे, और उन dx एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड को फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे कंप्लीट लेंथ के लिए। क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ dx एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जिसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखिए थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं हम। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एट point P due to element dx, which is having few number of circular टर्म्स। तो dx की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है, तो dx की वजह से तो हम 1 मिनट बाद में निकालेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये जो सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड क्या है, सर्कुलर विंग से ही तो बना हुआ है। अब सर्कुलर विंग की वजह से, आप एक सर्कुलर विंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आई थी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, वहां साइन 90 हो जाएगा, आई dl इंटू
और ये वाला जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस कितना हो गया, उसका रेडियस हो गया a, आइडियल a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 3/2। ये डेरिवेशन आपको याद आ गया। ये सिंगल सर्कुलर कॉइल के लिए है जो आप कैलकुलेट करते हैं किस पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे ही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो अब देखिए हम इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए वो कैसे कैसे आएगी। तो देखिए अगर मैं इस dl को इंटीग्रेट कर दूं तो ये l हो जाएगा। l मतलब dl एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं आप, सर्कुलर रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, वो क्या हो जाएगा dl। इसको इंटीग्रेट कर दें तो कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल ए अपॉन, अब यहां हम ये वाली सिचुएशन लगाएं। देखिए सिचुएशन क्या है, ए तो हो गया क्या, रेडियस ए स्क्वायर प्लस एक्स होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से निकाले हैं आप, dx से। तो dx से लेके p तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो dx से लेके p तक का डिस्टेंस कितना निकल के आएगा। इस कंप्लीट में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3/2। क्या आपको समझ में आ गई बात, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब इस l की वैल्यू आपने पुट कर दी, इस कंप्लीट लेंथ की वैल्यू क्या होगी 2 पाई r, तो म्यू नॉट i 2 पाई a इंटू a डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल किया 2 पाई टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आई हो जाएगा, ये बचा पाई ए स्क्वायर हो जाता है a, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे पाई ए स्क्वायर विच इज a, और a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं i से तो i इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर रिंग, और उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल m से लिखते हैं। और I इंटू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है, और ये आपका पोल स्ट्रेंथ भी होता है QM। I इंटू ए ही तो कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है। तो QM अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू से हम अपने डेरिवेशन की स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल ये है कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आई है हमारे पास, ये जो B निकल के आई है, ये किस सेगमेंट के लिए है, ये सिंगल टर्न के लिए है। अभी तक आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ये वाली, ये सिंगल टर्न के लिए है, लेकिन dx में तो कई सारे टर्न है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल टर्न का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, dx से कर देंगे। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई QM ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2, और QM ये आपने सिंगल टर्म के लिए निकालना है, और अगर dx के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई dx। चलिए ये आपके पास b इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो म्यू नॉट QM 2 पाई ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2। अब देखिए dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, बाहर ले ली, dx को इंटीग्रेट किया, dx ये वाला सेगमेंट है। अब dx को इंटीग्रेट करूंगा पूरी लेंथ के लिए, तो कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा dx का, dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो dx देखिए स्टार्ट कहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा। तो इस पूरे डिस्टेंस को आप क्या लेंगे, देखिए यहां तक आ गया, पहले मेजरमेंट यहां से यहां होगा, फिर मेजरमेंट यहां से यहां होगा, तो यहां से यहां L हो गया और यहां से यहां L हो गया। लेकिन मेजरमेंट लिया कैसे जाएगा, मेजरमेंट आप इसको मानिए क्या, ओरिजिन लाइन, ये ओरिजिन लाइन हो गई, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, तो ये माइनस L से 0 और 0 से प्लस L, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी माइनस L टू प्लस L। क्या समझ में आ गई बात, तो ये माइनस L से प्लस L का इंटीग्रेशन हो गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट
QM अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x की वैल्यू हमने रख दी क्या -l से +l। चलिए अब यहां तो b इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई QM अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन करके जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एक ऑलरेडी यहां पे है तो ये हो गया प्लस l, तो ये हो गया 2l। अब QM इंटू 2l व्हाट इज दिस, ये होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बायर मैग्नेट, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। तो QM 2l इज इक्वल टू M, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2। अब एक केस इसमें ले लेते हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन X एंड R इज मच ग्रेटर देन A से भी बहुत ज्यादा बड़ा है और X से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब आप जिस डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो डिस्टेंस इस सोलेनॉइड के डायमीटर सॉरी रेडियस से भी बहुत बड़ा है और दूसरा इसकी अपनी लेंथ से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये दोनों x और a नेग्लेक्ट हो जाएंगे और आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई और यहां से क्या बचेगा, ये r ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, r का स्क्वायर बचा, r का स्क्वायर बचा यहां से। अब स्क्वायर को आपने क्या किया, जब बाहर लेके जाएंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 2 पाई r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायर मैग्नेट। अब हमने ये लिखा है बायर मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डेरिवेशन तो निकाल लिया हमने, ये वैल्यू आती है, ठीक है। बायर मैग्नेट का जो एक डेरिवेशन था वो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। बायर मैग्नेट की वजह से जब आप एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी यही होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो बायर मैग्नेट है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इस बार ये एग्जामिनेशन में था, ठीक है। चलिए आज अपना लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं हम कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कल पढ़ेंगे, ठीक है।